बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सर फैज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टाटा कन्फ्यूजन। इस चैनल के थ्रू इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इंग्लिश के ग्रामर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम इंशाल्लाह सोल्व करेंगे, रिज़ोल्व करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। और इस वीडियो से रिलेटेड या इंग्लिश ग्रामर के या इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं या उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, अशकाल हैं, कोई शक हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो आपसे सोल्व नहीं हो रही हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह हम फिर वीडियोस बना सकें। और कमेंट के अंदर ये भी हमें ज़रूर बताया करें कि ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। तो चलते हैं, बाकायदा हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स या उन व्यूवर्स के लिए है जिनको इंग्लिश के अंदर जुमले बनाने के अंदर हमेशा मुश्किलात आती हैं। उनको ये नहीं पता लग रहा होता कि मैंने अब ये इंग्लिश का अगर जुमला बनाना है तो इसकी तरतीब क्या होगी, इसका सीक्वेंस क्या होगा। क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर या किसी भी ज़ुबान के अगर आप सेंटेंस को ले लें, जुमले को, तो उसके अंदर आपको पता है एक सीक्वेंस भी होना ज़रूरी होता है कि अगर ये जुमले का ये वाला हिस्सा मैं इसको लास्ट पे लगा दूं या पहले ले आऊं या दरमियान में लगा दूं, क्या जुमला फिर भी दुरुस्त होगा या नहीं होगा। तो ये स्ट्रक्चर्स हम पढ़ने लगे हैं। ये हर टेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पढ़ने लगे हैं। अगर आपको ये पहले टेंस के स्ट्रक्चर्स आ गए ना, तो जो बाकी 11 आगे चल के टेंसेस आने, टोटल 12 जो एक्टिव वॉइस के हमने पढ़े थे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फज़ल करम से वो 12 के 12 इंशाअल्लाह आपको ईजी भी हो जाएंगे और सोल्व भी हो जाएंगे और आपका समझ भी आ जाएंगे, अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप उसको खुद से बना भी पाएंगे सेंटेंस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छी तरह से देखें, बार बार देखें, बार बार समझने की कोशिश करें। जहाँ पे भी कोई मसला होता है वीडियो को स्टॉप करें और फिर दोबारा से देखने की कोशिश करें अगर समझ नहीं आता। तो अब हम बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, ये जिस तरह स्ट्रक्चर्स से मतलब ये होता है कि इसका वैसे तो मतलब ढांचा भी होता है। तो यहाँ पे मुराद है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स का एक जो टेंस, हमने जो सेंटेंस बनाना जुमला, उसका ढांचा या उसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा हमारे पास। इसको इंग्लिश में फॉर्मेशन भी कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी बाज़ जगह पे आपको मिलेगा लिखा हुआ। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस एक ही बात है। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंग्लिश का सिंपल सेंटेंस होता है, सादा जुमला, मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट सा एस लिखूंगा, इसका मतलब होगा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एस फॉर सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह बनता है। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट आता है जुमले के अंदर, सिंपल सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। प्लस यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सादा जुमला होता है, जिसको हम सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, या पॉजिटिव सेंटेंस भी बाज़ जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके अंदर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, और इसके साथ प्लस पहली फॉर्म के साथ प्लस सेंटेंस के अंदर एस आ सकता है, ES आ सकता है, और ये दोनों नहीं भी आ सकते हैं। ये मैंने एस और ES के वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ ये बात समझा दी थी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर ये वाली बात आपको नहीं समझ आ रही या नहीं पता है तो काइंडली उस वीडियो को पहले देख लें, ताकि ये बात अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए और समझ आ जाए। तो सबसे पहले जुमले में सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, प्लस एस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस भी आ सकता है, ES भी आ सकता है, और ये दोनों नहीं भी आ सकते हैं। उसके बाद प्लस लास्ट पे, सेंटेंस के लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं नीचे एक इंग्लिश का सेंटेंस भी लिख देता हूँ ताकि हम देखते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच कर रहा है उस सेंटेंस से या नहीं कर रहा है। तो मैं सेंटेंस लिखने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई इजी सा सेंटेंस हम देख लेते हैं। आप अपने तौर पे अपना भी कोई सेंटेंस लिख सकते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सेंटेंस, मैंने सेंटेंस लिखा है गो टू पार्क। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल अब देखते हैं इस सेंटेंस के अंदर कि मैच कर रहा है या नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर मैच कर रहा है या नहीं। अब देखिए आई क्या है, आई सब्जेक्ट है। अब गो क्या है, जाना वर्ब की पहली फॉर्म है।
अब आप ये मत कहिएगा इसके साथ एस और एस नहीं आया, तो एस और एस की वीडियो में मैं डिटेल से समझा दिया था कि एस और एस का आने के लिए 2 कंडीशन बताई थी उसमें। एक तो सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सब्जेक्ट ही शीट में हमसे एक में से किसी एक में से होना चाहिए। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई आ रहा है, इसका मतलब है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ना एस आएगा नहीं एस आएगा, बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब ये टू पार्ट जो है वो एक अलग बहस है कि इस जुमले में ये क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये देखिएगा ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे हमारे पास, तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल मैच कर गया है सेंटेंस के साथ। अब अगला जो स्ट्रक्चर है सिंपल के बाद, तो सिंपल के बाद वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव का है, यानी सिंपल के पास सिंपल के बाद आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नेगेटिव में शायद आपको मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है कि इसमें ज़ाहिर नोट का वर्ड आना ही आना होता है। अब देखते हैं वो कहाँ आना है। सेंटेंस का स्टार्ट फिर सब्जेक्ट से हुआ, प्लस अब आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब इस सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब थे वो हेल्पिंग वर्ब अगर आपको नहीं याद है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि हर टेंस का कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है। वो उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे या तो हमारे पास हम डू लगाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, या हम डज लगाएंगे, और प्लस इसके बाद पहले हम नॉट लगाएंगे। तो इसका मतलब होगा सेंटेंस क्या बनेगा, डू नॉट या डज नॉट, फिर प्लस यहाँ पे इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि अब एस और एस ने नहीं आना, वो सिर्फ सादे जुमले में आता है। प्लस इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट लगा दूंगा और लास्ट पे फुल स्टॉप, और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव बना के देखते हैं, या इसके अलावा भी आप कोई और सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे मैं कोई और फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिख देता हूँ, इसके अलावा मैं ही से सेंटेंस लिख देता हूँ। तो ही के साथ डू डज में से आपको पता क्या आता है, ही डज आता है, और प्लस आपको पता है इसके बाद मैंने क्या लिखना है, नॉट लगाना है, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ ही डज नॉट, पहली फॉर्म लिख देता हूँ ईट फूड। ये सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं मैच करके, पहले क्या आना था, सब्जेक्ट ही, प्रोनाउन ज़ाहिर सब्जेक्ट है, डू डज में से आना है, ही के साथ डज आ गया, उसके बाद नॉट आना है, नॉट लगा दिया, उसके वर्ब की पहली फॉर्म आनी है, मैंने ईट लगा दिया, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आना है, मैंने फूड लगा दिया। बिल्कुल देखिए मैच कर गया स्ट्रक्चर को, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसके बाद नेगेटिव हो गया, इसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव। मैं शॉर्ट फॉर्म में INT लिख देता हूँ, इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना, बिल्कुल रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, बच्चे इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है हमेशा सवालिया जुमला पहले स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इस सेंटेंस के हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कौन कौन से हैं, डू या डज, जैसे इससे पहले हमने ऊपर लिखा था, मैं नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूँ। तो पहले जो डू या डज स्टार्ट में आ जाएगा तो डी कैपिटल हो जाएगा, या आपने डू लिखना है या डज लिख देना है शुरू में। प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब थे, इनमें से कोई एक आएगा। प्लस इसके बाद आ जाएगा आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद आपके पास आती है वर्ब की पहली फॉर्म, यानी कि V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद लास्ट पे आपने लिख देना है ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये सेंटेंस जो है ये हमारा सवालिया है। अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बना के देखते हैं। अब ये ही के साथ अगर मैं लिखना तो ज़ाहिर ऑटोमेटिकली आपको पता है मैं डज से सेंटेंस स्टार्ट करूँगा। मैं लिखा डज, उसके बाद मैंने लिखना है ही, शीट में से कुछ लिखा तो मैंने ही लिख दिया, डज ही। इसी सेंटेंस को मैं बनाने लगा हूँ, डज ही। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया, वो आपकी पहली फॉर्म आनी है, डज ही ईट, और मैंने लिखा फूड, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो अब देख लें ज़रा मैच करके स्ट्रक्चर के साथ। डू डज में से पहले एक ने आना था, मैंने डज लगा दिया है। इसके बाद किसने आना है, सब्जेक्ट ने लगाना है, मैंने ही लगा दिया, सब्जेक्ट आना है। उसको वर्ब की पहली फॉर्म आनी तो मैंने ईट वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी। लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या चीज़ खाई गई है तो मैंने फूड लगा दिया ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क बिल्कुल स्ट्रक्चर को मैच कर गया। इसका मतलब हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये तो हो गए 3 सेंटेंस जो आम रूटीन में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा भी 3 होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही है, कोई अलग से नहीं होते हैं, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये था सिंपल, जिसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अगला जो होता है हमारे पास वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि सवालिया मनफी। जुमला सवालिया भी हो लेकिन मनफी अंदाज में हो। जैसे इस सेंटेंस की अगर मैं उर्दू बना दूं तो मैं कहता हूं, इसी सेंटेंस को अगर हम देख लें कि ही डज नॉट ईट या ही ईट्स वाले को, तो मैं कह सकता हूं वो खाना खाता है, क्या मैं खाना खाता हूं, वो खाना नहीं खाता है, क्या वो खाना खाता है। ये 3 तो आपको पता है। अब अगला सवालिया मनफी, जिसको मैं कह रहा हूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वो खाना नहीं खाता है। देखिए अब ये सवालिया भी है, क्या वो खाना, अब मैंने ये नेगेटिव भी साथ बन रहा है, क्या वो खाना नहीं खाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखिएगा जरा।
अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि इंट्रोगेटिव और ये प्लस नेगेटिव भी है, मैंने शायद एन भी लिख दिया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब ये सवालिया मनफी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। तो सवालिया मनफी आपको पता है, एक तो ये है कि ये सवालिया, तो सवालिया के शुरू में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से होना, तो इसका मतलब है डू या डज में से एक तो शुरू में आना ही है, तो डू डज में से पहले कोई आ जाएगा। फिर प्लस पहले सब्जेक्ट लगाना है आपने, प्लस फिर नोट आना है, क्योंकि ये नेगेटिव भी है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा डू डज के फौरन बाद नोट नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा देन नोट आएगा, फिर नोट के बाद फिर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस मैं नीचे लिख रहा हूँ इसके बाद प्लस, फिर लास्ट पे आपने ऑब्जेक्ट लिख देना है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव भी था, उसकी वजह से हमने नोट भी पुट किया। अब देखते हैं सेंटेंस लिख के क्या मैच कर रहा है हमारा जो ये स्ट्रक्चर लिखा है हमने, इसी सेंटेंस का मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने लगा हूँ। तो सेंटेंस मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, डज से। अगर मैं ही शीट से लिख रहा हूँ तो मैं डू से, अब मैं डू से कर लेता हूँ। चलें, वो वाले प्रोनाउन लिखता हूँ जो डू के साथ मैच करते हैं, यानी कि वो वाले जिनके साथ डू आता है, तो मैं डू लिखा, डू के बाद मैं वी लिख देता हूँ क्योंकि वी के साथ डू आता है। तो पहले मैंने डू डज में से लिखा, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, वी आ गया, अब मैंने उसके फौरन बाद क्या लिखना है, नोट लिखना है। फिर वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस कौन सा है, ईट है, हमारे पास वर्ब क्या है, ईट है। ईट के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखना है लास्ट पे, तो मैंने फूड लिख दिया और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो सेंटेंस क्या बना, डू वी नॉट ईट फूड। तो अगर मैं नॉट को यहां से छुपा भी देता हूं या रिमूव कर देता हूं, तो सेंटेंस हमारे पास कौन सा बनेगा, इंट्रोगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब नॉट भी साथ आ गया, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस कौन सा बना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जो सवालिया के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो ये तो हो गया हमारे पास 4 स्ट्रक्चर। इसके बाद इसके अलावा 2 स्ट्रक्चर और है मजीद, उनको भी देख लेती हैं। इसके बाद वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है डबल सवालिया। मैं डी लिख देता हूँ, डबल, डी फॉर डबल, आगे मैं लिखता हूँ इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस नेक्स्ट कौन है, डबल इंट्रोगेटिव, जिसको हम डबल सवालिया भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा डबल सवालिया का, तो डबल सवालिया सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कि स्टार्ट में आपने डब्ल्यू का, मैं डब्ल्यू वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ। तो इस डब्ल्यू से क्या, डब्ल्यू स्टैंड फॉर क्या है, डब्ल्यू से क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डब्ल्यू से मतलब ये है कि ये डब्ल्यू वो वाले वर्ड जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, जिनको इंग्लिश के अंदर डब्ल्यू फैमिली वर्ड भी कहा जाता है, WFW, इसका मतलब है डब्ल्यू फैमिली वर्ड। वो अल्फाज जो डब्ल्यू की फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब वो अल्फाज जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, मतलब सवालिया के जुमले के शुरू में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लफ्ज़ है व्हाट, देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू से। ये अक्सर हम कब यूज़ करते हैं, जब सवालिया जुमले के शुरू में हमने यूज़ करना होता है। तो ऐसे अल्फाज जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, इन अल्फाज को WH वर्ड या WH फैमिली भी कहा जाता है, WH फैमिली ये भी कहा जाता है, W फैमिली वर्ड या WH फैमिली भी कहा जाता है। तो ये टोटल 8 अल्फाज होते हैं, ठीक है। जैसे इनमें से एक वर्ड व्हाट है, वाई है, व्हेन है, विच है, हु है, हुज है, हुम है, ठीक है। ये टोटल 8 अल्फाज बनते हैं। और इन 8 अल्फाज यानी कि ये वाले वर्ड कोई एक स्टार्ट में आ जाएगा, W वाला वर्ड, जिसको हम बास टाइम, इसके अलावा भी एक नाम इनका लिया जाता है, क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है इनको, ठीक है। सवालिया अल्फाज क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। तो अब ये वाला इनमें से कोई एक वर्ड सेंटेंस के कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। उसके अलावा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर वही होगा जो इंट्रोगेटिव का होता है, यानी कि पहले आपने डू या डज लिख देना है इसके साथ, और इसके बाद प्लस क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस फिर बाकी सेंटेंस का वही स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव था, कि सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, प्लस उसके बाद लास्ट पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है। तो अब सेंटेंस देखते हैं कि डबल सवालिया सेंटेंस को हमने ये स्ट्रक्चर है, अब हमने इसको मेक कैसे करना है। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वर्ड, डब्ल्यू का कोई वर्ड लगाना है जो क्वेश्चन वर्ड होता है सेंटेंस के स्टार्ट में, उसके बाद डू या डज में से कोई एक वर्ड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क। ओके, हम जो है वाई से बना लेते हैं या व्हेन से भी हम बना लेते हैं उसी सेंटेंस को। फॉर एग्जांपल चलो व्हेन से बना लेते हैं। ये मैंने शुरू में लिखा डब्ल्यू फैमिली वर्ड,
व्हेन, उसके बाद मैंने डू डज में से कोई एक लगाना, अगर आगे मैंने सब्जेक्ट को देख के फिर डू डज में से कोई एक लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं आई लगाना चाहता हूं तो मैं क्या लगाऊंगा, डू, क्योंकि आई के साथ डू आता है। व्हेन डू आई ईट फूड, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको मैच करते हैं। मैंने शुरू में डब्ल्यू फैमिली या डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड में से व्हेन लगाया, एक को चूज किया और ये मैंने शुरू में लगा दिया। इसके बाद डू डज में से कोई आना था, मैंने डू लगा दिया। व्हेन डू, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, मैंने आई लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म, मैंने ईट लिख दिया। लास्ट पे ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। ये तो हो गया डबल सवालिया। लास्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो होता है डबल सवालिया मनफी, जिसको हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब ऐसा भी तो कोई सेंटेंस होता है ना जिसमें सवालिया डबल अंदाज में हो, लेकिन इसके अलावा फिर नेगेटिव में भी चले जा सकता है ना, नेगेटिव अंदाज में। जैसे अब मैं उसको स्ट्रक्चर लिखता हूं तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो ये वाला हमारा जो सेंटेंस होता है वो होता है डबल, डी फॉर डबल इंट्रोगेटिव, और मैं साथ एंड नेगेटिव भी लिख देता हूं। ये होता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। थोड़ा सा इसमें सिर्फ फर्क होगा, यानी कि इसमें नोट का फर्क होगा। आपको बात समझ आ गई होगी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, सेम वही डबल डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली या क्वेश्चन वर्ड का डब्ल्यू वाला वर्ड स्टार्ट में आ जाएगा। ये बास टाइम एच वाला वर्ड भी स्टार्ट में आया था, जैसे कि हाउ होता है, ठीक है, वो एक आधा वर्ड ही होता है। डब्ल्यू वाला वर्ड स्टार्ट में आ गया, प्लस बाकी तरतीब सेम वही है। डू लगा दिया है, डज लगा देना है मैंने, प्लस पहले सब्जेक्ट लगेगा, यहां पे सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है डबल इंट्रोगेटिव के साथ साथ। तो नॉट के बाद प्लस पहले वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी V1, V1 लगाना है मैंने। यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी V1, प्लस लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क भी आपने पुट कर देना है। अब इसी सेंटेंस को हम डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखते हैं कि इस सेंटेंस का अगर बनाना हो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो कैसे बनाना है। व्हेन से ही मैं बना लेता हूँ या वाई से, चलें आप बना लेते हैं। वाई लिख दिया मैंने, मतलब ये हो गया डब्ल्यू वाला वर्ड मैंने लिख दिया। फिर अब मैं डज के साथ या डू के साथ चले बना देते हैं, वाई डू। अब मैं यहाँ पे दे लिख देता हूँ, क्योंकि दे के साथ डू आता है। ये सब्जेक्ट भी हो गया, डू डज में से भी आ गया। इसके बाद अब मैंने पहले क्या पुट करना है, नॉट, नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आनी है, तो वर्ब की पहली फॉर्म वही सेंटेंस का हमने लिखा ईट। उसके बाद लास्ट पे मैंने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ईट के बाद मैंने लिख दिया फूड और लास्ट पे मैं लिखा क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। अब सेंटेंस बना क्या, व्हाई डू दे नॉट ईट फूड। ये था डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस। अब आप एक यहाँ पे हो सकता है, अब मैं सारे सेंटेंस को उर्दू बोल के आपको बताता हूँ कि उर्दू में कैसे पता चलेगा कि डबल सवालिया है या डबल सवालिया मनफी जुमला, उर्दू में कैसे पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल उर्दू में ऐसे पता लगता है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि ये टोटल 8 वर्ड होते हैं जो डब्ल्यू वाले होते हैं। जैसे व्हाट है, वाई है, व्हेन है, विच है, हु है, हुज है और होम है। तो टोटल 8 वर्ड होते हैं जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। पहला है जी व्हाट, वाई, व्हेन, विच, हु, हुज, होम। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था जैसा कि ये जो डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं, अल्फाज होते हैं जो डबल सवालिया सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, जिनको डब्ल्यू फैमिली वर्ड या डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। टोटल मैंने आपको बताया टोटल 8 होते हैं, ठीक है। तो ये व्हाट होता है, वाई उनमें से एक है, व्हेन है, विच है, हु है, हुज है, होम है और वेयर का लफ्ज़ भी होता है इसमें। टोटल ये 8 वर्ड हैं जो डबल सवालिया सेंटेंस के स्टार्ट में से इनमें से कोई एक वर्ड भी आ जाता है। तो अब आपने ये देखना है कि जो उर्दू का सेंटेंस है, ये लफ्ज़ अगर सेंटेंस के इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में आएंगे तो आपको इजीली आप जज कर लेंगे, लेकिन उर्दू के जुमले में आपको कैसे पता लगेगा कि जो हमारे पास सेंटेंस है ये डबल इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है।
तो उर्दू में कैसे पता लगेगा? उर्दू में ऐसे पता लगेगा, इनमें से किसी लफ्ज़ का तर्जुमा आ जाएगा उस जुमले के अंदर। कैसे? वर्ड का क्या तर्जुमा होता है? क्या। अब जुमले में अगर आपको नज़र आ जाए क्या, यह आपको नज़र आ जाता है कैसे, यह आपको सेंटेंस के अंदर उर्दू के नज़र आ जाता है कब, और ये यहाँ पे ये मतलब इनका किसी एक का तर्जुमा अगर जुमले के अंदर आ जाए तो इसका मतलब जो होता है वो डबल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। एक बात। दूसरी बात जो इससे भी इंपॉर्टेंट है वो आपने हमेशा याद रखनी है कि ये वाले अल्फाज जो हैं उर्दू में जुमले के दरमियान में आपको मिलेंगे, शुरू में कभी नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेंटेंस होता है हमारे पास कोई एक सेंटेंस होता है, वो स्कूल कब जाता है, तो इसका मतलब है कब जो है वो जुमले के कहाँ पे आया है जुमले के दरमियान में आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितने ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ये वाले अल्फाज आ जाते हैं जो इनकी उर्दू होती है, कोई एक आ जाता है जुमले में, तो वो डबल इंट्रोगेटिव में जाएगा, चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। तो ये आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था उसके मैंने आपको 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं। उसमें पहले नंबर पे सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये 3। फिर नंबर 4 पे हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नंबर 5 पे हमने पढ़ा डबल इंट्रोगेटिव, और नंबर 6 पे हमने पढ़ा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसके स्ट्रक्चर्स मैंने सारे आपको बता दिए हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।